हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक और मॉनेटरी पॉलिसी के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द इनडायरेक्ट। सो डिटेल डिस्कशन मॉनेटरी पॉलिसी का ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आप क्वेश्चंस देखने से पहले आप वो वीडियो चेकआउट कीजिए, अपना टॉपिक क्लियर कीजिए और देन फिर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सो गाइज, यस, इस वीडियो में आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हमारे कॉमर्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं वो आपको सारे क्वेश्चंस एक जगह मिलेंगे। सो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट कि टॉपिक क्लियर करो, देन फिर ये चेकआउट करना कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है। अगर हमें ये पता चल जाए तो टॉपिक क्लियर, सो उस टॉपिक को आप टिक कर सकते हो कि ये आपका कंप्लीट कवर हो गया है। ओके, सो गाइज, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके नेट एग्ज़ाम में आते हैं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में भी आता है। हम बात करें कि ये टॉपिक आपका हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो हमारा एचस्टैट है, हमारा केवीएस, एनवीएस, DSSB, और मैं बात करूँ जो हमारे स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि WB सेट, हमारा गुजरात सेट, के सेट, JNK सेट। इट मीन्स जो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस होंगे टीचिंग फील्ड से रिलेटेड कॉमर्स के, सबके लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो हमारे नेट एग्ज़ाम में आता है। ऑब्वियसली कि नेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका लेवल अच्छा होता है और जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम उनको बोल सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि अगर आपने नेट वाले क्वेश्चंस कर लिए तो ऑटोमेटिकली आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड टॉपिक पहले क्लियर ज़रूर करना है। प्रीवियस वीडियो का लिंक, मॉनेटरी पॉलिसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे उनके लिए क्वेश्चंस ऐसा लगेगा बहुत ईजी। रीज़न इज़ कि टॉपिक क्लियर होने के बाद आपको माइंड में पिक्चर क्लियर रहती है ना, कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR SLR क्या है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन हमारा होता है, राइट। सो व्हाट इज़ रेपो रेट, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा है लेटेस्ट अक्टूबर 2020 में। आई गेस 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट कॉमर्स की फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेपो रेट से रिलेटेड। सो पहले रेपो रेट हमारी क्या होती है। रेपो रेट की जब हम बात करते हैं, इट मीन्स कि जब RBI कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है 90 डेज़ के लिए, उसको हम, और इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा जिस रेट पर, उसको हम रेपो रेट कंसिडर करते हैं, राइट। ये हमारा सिंपल मीनिंग होता है रेपो रेट का, और इसको हम रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी बोलते हैं। अब ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स टू स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को लोन देता है इसमें? नहीं। इट इज़ द रेट एट विच इंटरनेशनल एड एजेंसीज लेंड्स टू RBI, कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो RBI को लोन देती हैं, उनको अमाउंट देती हैं। तो ऑब्वियसली नहीं। इट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स टू बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी। And D option is, it is the rate at which RBI borrow fund from the commercial bank in the country. तो क्या RBI कॉमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है या उनको प्रोवाइड कर रहा है? तो ऑब्वियसली कि भाई RBI लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को अप टू 90 डेज के लिए, और इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा ये हमारी होती है। तो हमारा ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C क्या कहता है हमारा? द रेट एट विच RBI लेंड्स टू द बैंक इन केस ऑफ शॉर्ट मेच्योरिटी।
ऑब्वियसली नीचे जो फोर्थ ऑप्शन है, आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल फंड से और जो रेट चार्ज होती है वो हमारी रिवर्स रेपो रेट होती है, ना कि रेपो रेट। सो ऑप्शन 4 यहाँ पर मीनिंग गिवन है रिवर्स रेपो रेट का। सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर टॉपिक क्लियर है तो बताओ, लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन हमारा है ये। सो क्लियर सबको क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है दिसंबर 18 में पेपर 2 कॉमर्स में। सो दिसंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो आई गेस 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इफ़ आरबीआई reduces the CRR, it results into, CRR means the cash reserve ratio, वो अमाउंट कैश फॉर्मेट में जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रिजर्व रखते हैं, राइट, डेली मेंटेन करना होता है कुछ फिक्स परसेंटेज उनको अपना एनडीटीएल का। तो आरबीआई अगर सीआरआर रेट रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन डिपॉजिट, डिक्रीज इन डिपॉजिट, डिक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज और इंक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपके माइंड में डाउट हो कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो एक एग्जाम्पल लो कि जैसे ये एक कॉमर्शियल बैंक है और इसके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आरबीआई ने सीआरआर की रेट रखी है 4%। हम कहें कि भाई इसमें से 4,000 रुपीज़ तो ये आरबीआई को रिजर्व के लिए दे देगा और बाकी 96,000 रुपीज़ का ये कॉमर्शियल बैंक लोन दे सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ इट रिड्यूसेस द सीआरआर। अब अगर सीआरआर रिड्यूस होके फॉर एग्जांपल 2% हो जाती है, तो अब 2,000 रुपीज़ आरबीआई को कमर्शियल बैंक देगा रिजर्व रखने के लिए और बाकी का 98,000 रुपीज़ का लोन दे सकता है। तो पहले लोन दे रहे थे बैंक 96,000 रुपीज़ का, अब दे सकता है 98,000 रुपीज़ का लोन। सो इट मीन्स कि कमर्शियल बैंक के पास लेंडेबल रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझा, टॉपिक आपको क्लियर है, तो क्वेश्चन करना कितना इजी है। सो दिसंबर 18 पेपर 2 का क्वेश्चन हमारा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग फॉर्मेट में जो हमारा फ्रेम होता है, मैचिंग फॉर्मेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है आपको। इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस आई गेस मिलेंगे मैचिंग के, तो आपको पता चलेगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन जब हम गो थ्रू करते हैं तो हमें आइडिया मिलता है कि टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जामिनर पूछता है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा दिसंबर 18 पेपर 2 का ही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी से 2 क्वेश्चन पूछे गए दिसंबर 18 में जो हमारा नेट एग्ज़ाम हुआ था। अक्टूबर 2020 में भी आया है, तो हम बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आता है इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है हमें। एनपीए मीन्स द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो एनपीए का टॉपिक हमारा अलग होता है कि लाइक कौन सी एसेट्स। अब एसेट्स की बात हो रही है, बैंक वालों के लिए क्या एसेट्स? बैंक वाले लोन देते हैं तो उनके लिए लोन जो उन्होंने दे रखा है बिजनेसमैन को, पर्सन को, इंडिविजुअल को, वो लोन जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है वो बैंक की एसेट्स है, राइट, कि उनके पैसे उनको मिलेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जब क्राइटेरिया होता है अलग अलग कि भाई मोर देन 90 डेज़ के लिए आपने जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर ना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो भी आपको नहीं मिल रही है, तो उस पर्टिकुलर लोन को, उस पर्टिकुलर एसेट्स को एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि भाई ये परफॉर्मेंस में नहीं है, ये परफॉर्म नहीं कर रही है ये एसेट। तो देन इसमें क्लासिफिकेशन होता है हमारा लाइक सब एसेट्स, हमारा डाउटफुल एसेट्स। सो 3 to 4 क्लासिफिकेशन एनपीए के अंडर में होता है, राइट। तो ये एनपीए को हमने इसलिए समझा क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक में हमारा नहीं था। लिस्ट 1 में एनपीए, एसएलआर, रेपो रेट, सीआरआर। पहले जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो आप केयरफुली पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे और फिर आप मैच करोगे, डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी कैप्ड विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश,
कि आरबीआई के पास हमें कैश फॉर्म में डिपॉजिट करना है, तो ये क्या होता है, सीआरआर। ये चीज़ क्लियर है कि डी का हमारा 1 ऑप्शन होगा, तो डी का 1 ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, तो आरबीआई जब मनी प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो हमारी रेपो रेट। सो सी का हमारा 2 होगा, ये हमें श्योर है। तो भाई ऑप्शंस देखो ना, सी का 2, सी और डी दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चंस करना, मैचिंग के क्वेश्चंस करना कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मेरी हमेशा से ये प्रेफरेंस रहती है कि मैं एग्ज़ाम में मैचिंग का क्वेश्चन कभी भी गलत ना करूं, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% चांसेस होता है कि आप अगर 2 ऑप्शंस को मैच अच्छे से कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन ठीक जाएगा। ओके, तो अब आंसर तो आ गया, बाकी 2 टॉपिक भी मैच कर लेता है। लोन्स एंड एडवांसेस नॉट पेड मोर देन 90 डेज, तो उनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाल देंगे। द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी टू बी कैप्ड इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ये हमारा SLR। कि लिक्विड एसेट्स मीन्स लाइक आपको कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, शॉर्ट टर्म में, उनमें आप रखते हो। सो ये SLR का मैचिंग होगा, और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। सो गाइज दोनों ही क्वेश्चन इजी थे। जो बच्चे अगर टॉपिक क्लियर करके गए होंगे उनके लिए ये 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर फ्री के। तो इनको मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉडरेट या डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो एग्जामिनर ने हमसे पूछा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 18 में पूछा गया था, कॉमर्स में, पेपर 2 से रिलेटेड। जुलाई 18 में 7 और 8 जुलाई के आसपास ये एग्ज़ाम हुआ था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस वाले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ था एंड माय स्कोर वाज ओनली 50%, आई नो। और एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा सा रोना धोना भी हुआ था, बट बाद में मैंने फिर 4 to 5 मंथ्स डेडिकेटली प्रिपरेशन की, तो मेरा दिसंबर 18 वाला नेट क्वालिफाई हुआ था, और उसके बाद फिर जून 19 वाला JRF क्वालिफाई हुआ था। सो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स 1 या 2 बार फेल हो चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे बस की नहीं है करना, तो गाइज़ दिसंबर 18 में मेरा 4th अटेम्प्ट था जब नेट क्लियर हुआ था। समझो कि 4th अटेम्प्ट में भी जाके सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ था, देन मेरा फिर 5th अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई हुआ था। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिविटी रखो। जो गलतियाँ आप करते हो एग्ज़ाम में उनको नोट डाउन करो कि ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। अपने एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में होंगे, कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स करते रहोगे तो फॉर श्योर ये एग्ज़ाम इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन जुलाई 18 में पूछा गया था, और क्वेश्चन हमारा है द सेंट्रल बैंक हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सी पॉलिसी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। सेंट्रल बैंक मीन्स द RBI। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कमेंट करके बताओ RBI का एक्ट कौन से ईयर में है, और RBI के हेड ऑफिस को, हेड क्वार्टर को आई थिंक शिफ्ट किया गया था, तो वो शिफ्ट किया गया था तो कौन से ईयर में और कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया था। ये छोटे से 2 क्वेश्चन आपको रिवाइज करने के लिए, और जल्दी से आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, तो सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन चीज़ों को इम्पैक्ट करता है? ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी के थ्रू RBI फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसी, हम कहें कि जो हमारा फेमा एक्ट है वो हैंडल करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बट यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि पर्सन की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर स्पेंडिंग, सो टू द पॉइंट मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का काम किसका है? RBI का। किसके थ्रू करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और फिर मार्क करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा आया था जुलाई 2016 में।
जुलाई 2016 में आई गेस 10th ऑफ जुलाई के आसपास एग्ज़ाम हुआ था एंड वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। उस टाइम पे मेरी एमकॉम कंप्लीट हुई थी और मैंने बिना पढ़े ट्राई करने के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और आई गेस स्कोर मुझे ध्यान नहीं है बट आई एम श्योर कि वो लेस देन 50% ही था। 43 के आसपास होगा आई थिंक। ऑब्वियसली कि बिना पढ़े दिया था लाइक तो स्कोर तो कम आएगा ही। सो जुलाई 16 में पेपर 3 में दिसंबर 18 तक नहीं दिसंबर 18 नहीं, हम बात करें जुलाई 18 तक नेट के 2 पेपर्स होते थे। जुलाई 18 में 100 क्वेश्चंस का पेपर 2 कर दिया गया था बट उससे पहले पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस आते थे और पेपर 3 में 75 क्वेश्चंस आते थे। तो स्पेसिफिकली मैंने मेंशन भी किया है कि ये क्वेश्चन हमारा जुलाई 16 का पेपर 3 से रिलेटेड है, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि हमें क्वांटिटेटिव मेथड्स फाइंड आउट करने हैं लाइक कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड। सो क्वांटिटेटिव मेथड्स का क्वेश्चन हमारा है। सो गाइस क्लासिफिकेशन याद है, लास्ट वीडियो में हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का क्लासिफिकेशन किया था, राइट? मैंने आपको वहाँ पर स्पेसिफिकली बोला भी था कि ये दोनों क्लासिफिकेशन आपको बनाने हैं अपनी नोटबुक में। देखो कोई शर्म की बात नहीं होती है, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप ये करो तो मेक श्योर कि वो आपकी भलाई के लिए है। तो ऑब्वियसली उसमें मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आपको ये चार्ट बनाना है, ये पढ़ना है। इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ यू ओनली। मुझे पता है कि बच्चों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जब वो प्रिपरेशन करते हैं, टॉपिक समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, उनको नोट्स नहीं मिलते हैं, तो उनके माइंड पर रहता है कि कोई हमें गाइड करे, किस तरीके से हम अपने एफर्ट्स करें, क्या हम सही जा रहे हैं या हम बेसिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की रिक्वायरमेंट हर स्टूडेंट को होती है, राइट? सो क्वेश्चन क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स बताने हैं। सो क्वांटिटेटिव मेथड्स में बैंक रेट, variable reserve ratio means the CRR और SLR। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम बात करें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ है उनकी बाइंग एंड सेलिंग करता है। क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्ट एक्शन, ये चारों हमारे क्वालिटेटिव मेथड्स का पार्ट होता है। सो डी फॉर श्योर हमारे ऑप्शन में नहीं इंक्लूड होगा, तो हमारा फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी। क्लियर? तो ऐसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्वांटिटेटिव फाइंड आउट करो या क्वालिटेटिव फाइंड आउट करो, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझकर फिर आपको ऑप्शन पर टिक करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दिसंबर 15 पेपर 3 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा मॉनेटरी कंट्रोल आरबीआई अडॉप्ट करती है, ये आपको बताना है। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक रेट, करेंसी रेट। भाई मॉनेटरी कंट्रोल की बात है ना, तो मॉनेटरी कंट्रोल में करेंसी रेट तो नहीं है, हमने कहीं भी इसका पॉइंट डिस्कस नहीं किया है। सो ऑब्वियसली कि ऑप्शन डी हमारे ऑप्शन में इंक्लूड नहीं होगा और हम इसको डिलीट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, इनके थ्रू मॉनेटरी कंट्रोल करता है RBI। ये टेक्निक्स हैं, करेंसी रेट हमारी टेक्निक नहीं है। सो गाइज अब देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हर पेपर में, हर बार जो पेपर होता है उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबरिंग गलत हो गई क्या? नहीं सही है, मेरे को लगा कि अभी पीछे 5th नंबर डिस्कस किया था हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिसंबर 14 पेपर 3 में पूछा गया था। What is SLR ratio of a bank? Statutory liquidity ratio क्या होता है पता है? वीडियो देखिए लास्ट वाली जिसमें हमने डिस्कस किया था। SLR रेशो मीन्स जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है, एक रेट फिक्स करता है RBI, चाहे वो कैश में, गोल्ड में, सिक्योरिटीज़ में, इस किसी भी फॉर्म में रख सकता है बेसिकली। तो ये रेशो क्या है ये बताना है। The ratio of total deposit against total investment? No. Amount deposited by the bank with the central bank, कि भाई अमाउंट
जो बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है, नहीं भाई, वो उनको खुद के पास रखना होता है ना। अमाउंट दैट कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट विद द फॉरेन बैंक, कि जो अमाउंट हम फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करते हैं, नो। ऑप्शन सी, अमाउंट दैट कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कि वो अमाउंट कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करनी होती है कस्टमर्स को लोन देने से पहले, और खुद के पास रखता है वो, ना कि सेंट्रल बैंक के पास। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सो टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चंस इजी लगेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज कॉल मनी? Money borrowed or lent for a day or overnight, money borrowed for more than 1 day up to 3 days, money borrowed for more than 1 day but up to 7 days and up to 14 days. So call money की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन दिसंबर 14 पेपर 2 में आया हुआ है। इसमें हमारा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, राइट? तो गाइज मेक श्योर कि आपको वो पता होना चाहिए। कॉल मनी की जब हम बात करते हैं तो कॉल मनी हमारे होता है जब हम अमाउंट बोरो कर रहे हैं या हम लेंड कर रहे हैं फॉर ए डे और फॉर ओवरनाइट, कि भाई 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए जब हम अमाउंट बोरो करते हैं तो उसको हम कॉल मनी कंसिडर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दिसंबर 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोगों को क्या ये पता है नोटिस मनी के बारे में और टर्म मनी? आई गेस ये वर्ड यूज होता है, तो कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको पता है या नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर रिसोर्टेड टू बाय द RBI एज अ टूल टू, कि हम RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट करता है, कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है, किस लिए? क्रेडिट कंट्रोल के लिए, सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम के लिए, करेंसी मैनेजमेंट के लिए और लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट लोन RBI कमर्शियल बैंक को दे रहा है या ले रहा है, किस पर्पज से? रेट कम या ज़्यादा करेगा, लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए, कि RBI चाहता है कि भाई लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होनी चाहिए, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम चार्ज करेगा। RBI चाहता है कि लिक्विडिटी कम होनी चाहिए तो ज़्यादा चार्ज करेगा। सो बेसिकली देयर इज ऑपोजिट रिलेशनशिप, जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया था। सो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जून 2014 पेपर 3 कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो पेपर 3 में हमारा ये क्वेश्चन आया है और पेपर 2 में जून 2014 की जब हम बात करें तो पेपर 2 में मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ने फ्रेम किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, क्वेश्चन हमारा है मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखो ऐसा नॉर्मली होता है ना कि जो चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं नॉर्मली जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो वो हमारे मुंह से निकलती हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं दिन में जो टॉपिक पढ़ती हूँ या मैं दिन में जो टॉपिक पढ़ाती हूँ और रात को सोते टाइम मेरे माइंड में वही चीज़ें चलती रहती है कि हाँ इस टॉपिक में ये होता है, वो होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है आपको। बैंक रेट पॉलिसी, क्रेडिट रेशनिंग, वेरिएबल रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, चारों के मीनिंग क्लियर हैं, आते हैं, क्वेश्चन भी बहुत आराम से आएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज बाय करना एंड सेल करना ओपन मार्केट ऑपरेशंस का पार्ट है ये। तो डी का हमारा 2 मैच होगा फॉर श्योर, ये हमें क्लियर है। तो डी का 2 मैच होगा तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, सीधा सीधा ऑप्शन डी आंसर। तो देखो कि सिर्फ एक के मैच करने पर आपने किस तरीके से बाकी ऑप्शंस को डिलीट कर दिया। अब आप मैच करके देख लो। बैंक रेट पॉलिसी हम कहें लाइक एका 3 इन्वॉल्विंग द ऑल्टरेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी री डिस्काउंट रेट भी हम इसको कंसिडर करते हैं। क्रेडिट रेशनिंग मीन्स कि भाई
क्रेडिट रेशनिंग में बेसिकली बैंक उनको गाइडेंस देता है कि भाई अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए आप लोन मत दो, तो करेंसी ऑफ जो बिल्स रीडिस्काउंट के लिए एलिजिबल हैं उनको शॉर्ट आउट करना, बेसिकली प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए लोन देना, ये सारी चीज़ें। वेरिएबल रिजर्व रेशो इन्वॉल्विंग द वेरिएशन ऑफ मिनिमम, वेरिएबल रिजर्व रेशो में क्या आता है हमारा CRR और SLR, तो सी का हमारा 4 मैच हो जाएगा और राइट आंसर डी। सो जून 14 में P2 में पेपर 2 में क्वेश्चन आया था, ये पेपर 3 का क्वेश्चन है और ये हमारा पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो एक ही टॉपिक से लाइक तब तो अलग अलग पेपर थे बट एक क्वेश्चन आने के चांसेस मैं कहूँगी कि आ सकता है हमारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। Identify the quantitative credit control methods among the following. इनमें से हमारे क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स कौन कौन से हैं? बैंक रेट, क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग तो हमारा क्वालिटेटिव होता है, हम ये डिस्कस करें, राइट। बैंक क्रेडिट रेशनिंग क्वालिटेटिव होता है, ये आपको पता है, तो मतलब जिसमें सेकंड होगा वो डिलीट हम कर देंगे। इस ऑप्शन में सेकंड है, इस ऑप्शन में सेकंड है, इस ऑप्शन में सेकंड है। तो आप जब भी ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करोगे तो हमेशा एलिमिनेट करना सीखो, है ना। एलिमिनेट जितना अच्छे से आप कर पाओगे ये क्वेश्चंस बहुत ईजी रहेंगे। आगे आगे हम अक्टूबर 2020 का कंप्लीट पेपर भी डिस्कस करेंगे, उसमें मैंने एनालिसिस किया है कि मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैं आपका बेस बना रही हूँ कि कैसे एलिमिनेट करना है ताकि आपको वो पेपर समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो पता चल गया कि सिर्फ ये दो देख के हमें राइट आंसर डी मिल गया। अब चेक कर लेते हैं OMO लाइक वेरिएबल रिजर्व रेशो CRR एंड SLR। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हमारा दूसरा नाम होता है क्वालिटेटिव उनका, एंड लिक्विडिटी रेशो। सो हमारे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ राइट आंसर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव मेथड्स हमारे कौन कौन से होते हैं? कौन से ईयर का क्वेश्चन था ये? हमारा दिसंबर 2013 में पेपर 3 में पूछा गया था, कॉमर्स का, जो हमारा पेपर UGC नेट का हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया है, पेपर 2 से रिलेटेड, कॉमर्स का। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है और करेक्ट बताना है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मीन्स द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, याद है ना। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, इनकरेज क्रेडिट फॉर डिजायरेबल यूज। अब देखते हैं बैंक रेट की अगर हम बात करें तो बैंक रेट हमारी रीडिस्काउंटिंग रेट होती है, ये चीज़ क्लियर है। तो डी का तो 4 होगा, ये श्योर है, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो हमारा कैश रिजर्व रेशो होता है, लाइक क्वांटिटेटिव में हमारा CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, ये सारी चीज़ें आती हैं। सी का 2 होगा, इसके बेस पर ऑप्शन डी एलिमिनेट, क्योंकि इसमें सी का 3 बोला है, तो अब बी या सी आंसर है, राइट। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एंड हमारा ये इनकरेज क्रेडिट फॉर डिजायरेबल यूज, हम इनकरेज कर रहे हैं क्रेडिट फॉर डिजायरेबल यूज क्रेडिट क्रिएशन के अंडर में कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, बी का 1 होगा, तो हमें पता चलेगा कि बी आंसर हमारा राइट आंसर है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, वेरिएशन इन मार्जिन, अभी सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की हम बात करें, सो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मीन्स द क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, और उनमें हमारे 4 मेथड्स होते हैं, राइट। वो 4 मेथड्स कौन से थे? मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकेंड वन इज क्रेडिट रेशनिंग, थर्ड वन इज मॉरल सुएशन एंड द फोर्थ वन इज डायरेक्ट एक्शन, राइट। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमने लास्ट क्लास में इन तीनों का मीनिंग तो समझा बट ये स्किप हो गया था, तो ऑब्वियसली कि अब इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन हमारा जून 2012 पेपर 2 में पूछा गया है, कॉमर्स से रिलेटेड।
मार्जिन रिक्वायरमेंट का एक सिंपल एग्जांपल हमारा ये है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक फ्लैट है और उस फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ रुपी है और अब मुझे उसके बिहाफ पर लोन चाहिए, तो भाई बैंक वाले भाई मेरे को 70 लाख रुपए का लोन देने के लिए रेडी हैं। तो ये बीच में 30 लाख रुपीज़ वो मार्जिन रिक्वायरमेंट लेकर चलते हैं, है ना। तो ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की करंट वैल्यू क्या है 1 करोड़ रुपीज़, डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफर्ड फॉर लोन। लोन कितने का मिला 70 लाख रुपए का, तो ये डिफरेंस हम कहेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। और ये क्रेडिट कंट्रोल का क्वालिटेटिव मेथड है, सेंट्रल बैंक यूज़ करता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग, राइट। तो ऑप्शन ए हमारा मैच हो जाएगा, वेरिएशन इन मार्जिन ए का 3। अब जिसको अगर ए का 3 भी पता था तो उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं और सेकेंड आंसर राइट आंसर मिल जाता। सो जून 2012 पेपर 2 का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 पेपर 2 में, और पेपर 2 में ही हमारे जून 2012 में अनदर क्वेश्चन आया, ब्रॉड मनी को सेंसिटाइज्ड हम कैसे करेंगे। ब्रॉड मनी मीन्स लाइक द मनी इन एनी फॉर्म, लाइक चाहे वो नोट्स के फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में, डिपॉजिट्स की फॉर्म में, राइट। मनी जो भी किसी भी फॉर्म में है, तो उसको अगर हमें सेंसिटाइज्ड करना है तो CRR, SLR, रेपो रेट, इन तीनों का ही यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, और पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सोच समझ के फिर करने वाला था कि आपको ध्यान से करना है एटलीस्ट। सो गाइज ये 13 क्वेश्चंस हमारे UGC नेट कॉमर्स में फ्रेम हुए हैं पेपर 2 और पेपर 3 में। अब टोटल 15 क्वेश्चंस आई वाज थिंकिंग अबाउट टू डू, बट मॉनेटरी पॉलिसी से इतने ही मिले तो 2 क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन कर दिए WB सेट के, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट है। द रेट एट विच बैंक्स park its short-term excess liquidity with the RBI, कि कॉमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और वो RBI को देते हैं और फिर RBI उनको इंटरेस्ट देगा। तो ये क्या होता है हमारा रिवर्स रेपो रेट। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, रिवर्स बैंक रेट भी है। मैं भी पहले ये टिक कर रही थी, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा कि नहीं भाई रिवर्स रेपो रेट होता है और वो ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ये वर्ड्स ऐसे कंफ्यूज करते हैं। अब आधे से ज़्यादा बच्चे जल्दी जल्दी में ऑप्शन बी मार्क करके आ जाएंगे, बाद में जब क्वेश्चन की शीट आएगी तो पता चलेगा कि भाई रिवर्स रेपो रेट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो किस तरीके से हमारे वर्ड्स के थ्रू ट्विस्ट किया जाता है एग्ज़ाम में, ये आपको एनालिसिस करना है। जो चीज़ें आप अपने प्रैक्टिस के टाइम पे सीखते हो वो एक लेसन की तरह काम आती हैं चीज़ें फाइनल एग्ज़ाम में। सो WB सेट 2018 में पेपर 2 कॉमर्स का उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज WB सेट 2018 का ही हमारा ये क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द डिप्रेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू, ये डिप्रेशन हमारा साइकोलॉजिकल नहीं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल को होता है कि भाई मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, एंजाइटी काइंड ऑफ फील हो रहा है, नहीं ये वो नहीं। ये हमारा डिप्रेशन है इकोनॉमी से रिलेटेड। हमारी इकोनॉमी में जब रिसेशन आता है, राइट, और जब रिसेशन हमारा मोर देन 2 क्वार्टर्स से ज़्यादा हो जाता है रिसेशन, तो एक सीवियर रिसेशन को हम डिप्रेशन कंसीडर करते हैं। अब रिसेशन क्या है? रिसेशन मीन्स कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो डिक्लाइनिंग है। हम कंसिडर करें कि हमारा आउटपुट फॉल हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल हो रहा है, वो स्टेजेस हमारी रिसेशन की होती हैं। सो क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द डिप्रेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू। अब रिसेशन के सिचुएशन में अब आउटपुट डाउन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सो इट मीन्स कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, है ना। इट मीन्स लोगों के पास पैसे नहीं है भाई, लिक्विडिटी मार्केट में है ही नहीं। ऐसे ही लिखता है पैसे को, आई गेस यस। मुझे एक्चुअली डाउट रहता है तो इसलिए मैं फिर खुद से पूछ लेती हूँ कि क्या ऐसे ही लिखता है या नहीं, ठीक है।
सो डिप्रेशन का मतलब समझ गए, लोगों के पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी बहुत डाउन है और काम धंधा करने के लिए, बिजनेस के लिए पैसे नहीं है उनके पास, जॉब नहीं है उनके पास, तो वो क्या करें? तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट और ओपन मार्केट सिक्योरिटीज से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, बैंक रेट मतलब जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, मोर देन 90 डेज के लिए, तो ऑब्वियसली कि भाई अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को जब लोअर रेट पे लोन देगा, तभी कमर्शियल बैंक आगे लोगों को कम रेट पे लोन देगा कि भाई आरबीआई कहेगा भाई चलो तो मैं आपको 2% पे लोन दे देता हूँ, और कमर्शियल बैंक बीच में 1% अपना मार्जिन रख के लोगों को 3% पे लोन दे देता है। तो जितना कम रेट चार्ज करेगा आरबीआई, फिर उसके अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक भी आगे कम रेट पर लोन देंगे लोगों को, कि भाई वो उनको कहेंगे कि लो भाई कम रेट पे लोन मिल रहा है, तुम पैसे लो, बिजनेस शुरू करो। बिजनेस शुरू करोगे तो धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो रिसेशन पीरियड अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि बैंक रेट तो कम करनी पड़ेगी भाई। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि इंक्रीज करेंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन डिलीट। अब बात आती है सिक्योरिटीज की कि भाई आरबीआई सिक्योरिटीज परचेज करे या फिर सेल करे। अब फंडा समझो, अब फंडा तो समझना पड़ेगा ना। जब हम सिक्योरिटीज की बात करेंगे, देखो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई के पास है, और अगर ये सेल करता है तो अब सिक्योरिटीज लोगों के पास आएंगी, है ना, और लोग आरबीआई को पैसे देंगे। बट द पॉइंट इज कि लोगों के पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो इसका मतलब कि आरबीआई सेल नहीं करेगा, है ना। आरबीआई क्या करेगा? परचेज करेगा। कैसे? सिक्योरिटीज हैं लोगों के पास में, पैसे हैं आरबीआई के पास में, आरबीआई लोगों को कहेगा कि भाई मैं आप लोगों को पैसे दे रहा हूँ और आप मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे दो, और इन पैसों से काम धंधा शुरू करो, अपना बिजनेस शुरू करो, कहीं लगाओ, कुछ तो करो, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, तो रिसेशन पीरियड, डिप्रेशन जो इकोनॉमी में है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करेगा? इन सिक्योरिटीज़ को बाय करेगा और पैसे देगा लोगों को। So option B is the right answer. During the depression, it is advisable to lower the bank rate and purchase the securities in the market. तो दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से देखने की यहाँ पर हमें ज़रूरत थी। अगर हम डिक्रीज पढ़ के मार्क कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आगे का पर्सपेक्टिव भी आपको देखना है अच्छे से। ओके, सो गाइज ये क्वेश्चन हमारा WB सेट में पूछा गया था। नाउ आई एम श्योर कि ये 15 क्वेश्चंस देखने के बाद और डिटेल मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो देखने के बाद आपका ये टॉपिक ज़्यादा नहीं तो 95% मैं बोल सकती हूँ कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे इनमें से ही घुमा फिरा के और इधर उधर करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो गाइज वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है कि हम आपको टॉपिक वाइज स्पेसिफिकली ये भी मेंशन करके बताएं कि कौन से ईयर में क्वेश्चन आया था, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। आपके जो भी फ्रेंड्स कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, नेट का एग्ज़ाम है, HTAT, KVS, NVS, DSSB, सबके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ एज़ कम्पेयर टू कि मैं अपना टाइम शेयरिंग में लगाऊँ, है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मेरे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के हेल्प के लिए, कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो, क्वेश्चंस क्लियर हो, पता चले कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी हेल्प मैं कर रही हूँ अपना टाइम इन्वेस्ट करके, और आप सब मेरी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो को सर्कुलेट करके, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। ओके, सो गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट करके अपनी फीडबैक आपको ज़रूर हमें देनी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी टॉपिक के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप हमें वो भी बता सकते हो, तो आपको भी हेल्प मिलेगी और ऑब्वियसली कि मेरे भी टॉपिक रिवाइज होता है, मुझे भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरे लिए यही इनफ है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करो, अपना बेस्ट दो अपनी तरफ से, जितनी हेल्प हो पाएगी आप सबकी हेल्प हम भी करेंगे। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के चैनल पर हम नोट्स, क्वेश्चंस, PDF ये प्रोवाइड करते हैं।